सर क्या यहां से 4th मंथ की स्ट्रेटेजी क्या है? बेटा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर ले जेईई मेंस 1 तक, अपना वही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। जितने भी ड्रॉपर हैं मैं आपको सभी को बता रहा हूं कि ड्रॉपर के लिए अगर आपने जेईई मेंस 1 से पहले विदाउट बैकलॉग विद रिवीजन, एक बार रिवीजन, जितने भी पीवाईक्यू आपसे हो गए, सर मैं सारे नहीं लगा पाया, कोई नहीं भाई, इतने कम टाइम फ्रेम में सारे बच्चे नहीं कर पाते, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं जेईई मेंस 1 से पहले कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट रिवीजन के साथ, और जितने भी आपने क्लास में पीवाईक्यू करे या खुद से पीवाईक्यू करे, अगर आप कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट रिवीजन के साथ उतर जाते हैं, बिलीव मी आपका बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ा जंप आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ पहले पीवाईक्यू ही करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। सबसे पहले पीवाईक्यूज आपके लिए रेलिवेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पीवाईक्यूज पर नजर होनी चाहिए कि भाई देखो मेरे पास टाइम कम है, एग्जाम फ्रंट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, वो पीवाईक्यूज है। तो जैसे ही हमारा चैप्टर या लेक्चर खत्म होता है, कोई भी टॉपिक खत्म होता है, तो आप सीधे उनके पीवाईक्यूज पर हिट मारिए, क्योंकि समय कम है। जेईई मेंस 1 के बाद आप और प्रैक्टिस करने के लिए अपने डीपीपी मॉड्यूल, अगर आपके पास अभी टाइम क्रंच है तो आप उसको रोक के पीवाईक्यूज पर जा सकते हैं। जिनका टाइम सही मैनेज हो रहा है, आप मॉड्यूल भी ट्राई कर रहे हैं, मैंने होमवर्क भी दिया, मॉड्यूल के भी सवाल लगाए, आप टेस्ट भी दे, आप डीपीपी दे, सारी चीजें करें, वो सबका समय अलग अलग होता है। ठीक है सर, पीवाईक्यू याद हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, आई नो दैट, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं बचता है। लेकिन मैं आपको मॉडिफाइड पीवाईक्यू देने के लिए बोला है, तो एक बार जेईई मेंस 1 तक एक बार कोशिश करिए कि नॉर्मल आपके जितने पीवाईक्यूज है आप उसको ट्राई करिए। कोशिश करेंगे कि कुछ पीवाईक्यूज जो मोस्ट रेलिवेंट पीवाईक्यूज है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे, लैंग्वेज चेंज हो, ऑप्शंस चेंज हो, डेटा चेंज हो, कि आपको दोबारा से उस सवाल को सॉल्व करना पड़े। ये मेरे को पता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। जनरली केमिस्ट्री में मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता था कि भाई मैंने ऑर्गेनिक के सवाल, इनऑर्गेनिक के सवाल लगा लिए, अब मेरे को याद हो गए कि भाई इसका तो ये है, इसका तो ये है, क्योंकि वो वन शॉट में निकल जाते थे सवाल। ठीक है, मेरे से फिजिकल में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं ये सोचता था अब सवाल कहां से लगाऊं। एग्जाम से पहले मेरे को हमेशा रहता था ये सारे सवाल तो मेरे को याद हो गए। ठीक है, अब मैं इसमें थॉट प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो रहा, नए सवाल अब जब लगा रहा हूं, कई बार वो बहुत टफ हो रहे हैं, वो मोटिवेशन डाउन कर रहे हैं, कई बार वो बहुत इजी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, तो रेलिवेंसी मिस होती जाती थी। तो यस, आपको थोड़े से मॉडिफाइड पीवाईक्यूज चाहिए। ठीक है, यस सर, डिस्ट्रैक्शन के बारे में बता दीजिए। डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए तो मेरे ख्याल जो बच्चे सीरियस है, आई डोंट थिंक कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज होगी। नो डाउट आप टाइम पास करने के लिए कुछ चीजों को करते हैं, तो वो हर व्यक्ति करता है, तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन बोलने की बात नहीं है। उसको ऐसा कोई टेबल बना के या फिर कोई अपने दिमाग में मत रखे कि यार मैंने थोड़ी देर मूवी देख ली या थोड़ी देर गाने सुन लिए, मैं दोस्तों के पास चला गया, मैंने बात कर ली। ये नॉर्मल लाइफ है, इसको डिस्ट्रैक्शंस नहीं बोलते। हाँ, आपके अगर काम है और अगर आप काम को छोड़ करके ये सारी चीजें कर रहे हैं, तब ये गलत है। ठीक है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी बेटा। जो सारे बच्चे, जिन लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन है, मैं एक लाइन बोलूंगा, क्योंकि मैं जब अपने कोटा के टाइम पर था और मिड ऑफ द सेशन मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारे एक सर थे विशाल जोशी सर, उन्होंने एक लाइन बोली थी। ठीक है, उससे मैं बैक ऑन ट्रैक आया था, और मे भी शायद वो लाइन आपके लिए भी काम आ जाए। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली थी कि जिस दिन आपने, सभी लोगों ने अलग अलग दिन अपने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने ड्रॉप लेने का जिस दिन भी डिसीजन लिया, जिस समय भी डिसीजन लिया, आप लोगों ने अपने लिए क्या सोचा था वो याद करिए। सारे बच्चे एक बार फॉर द टाइमिंग, बस उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है, एंड आई थिंक इससे बड़ी मेरे लिए मोटिवेशन नहीं थी, क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में छप गई कि हाँ यार मैंने क्या सोचा था। ठीक है, फर्स्ट जिस मोमेंट पर आपने कहा कि नहीं यार मेरे को ड्रॉप लेना है, व्हेन यू डिसाइडेड कि यार कि मेरे को ड्रॉप लेना, उससे पहले हो सकता है आप कंफ्यूज हो लूं या ना लूं, लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड करने के लिए सोच लिया, तब आपने क्या सोचा था? वो फीलिंग प्योर फॉर्म में आपको याद आ रही है? यस, वो जो आपने जो भी सोचा, जो भी फील किया, वो प्योर फॉर्म में आपको याद आ रही होगी। हां सर मैंने ये सोच के लिया था। और क्या आप उस फीलिंग से और आज की फीलिंग में नीचे हैं? यस, क्योंकि दिस इज द रियल वर्ल्ड। वो आपने एक्सपेक्ट किया एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। लेकिन बात यह है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन यहां है तो आपको हिट तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप क्या है कि आप आज की सिनेरियो के हिसाब से बदल रहे हैं अपने आप को और कह रहे हैं कि नहीं यार नहीं यार नहीं यार, ये दिक्कत वो दिक्कत ये दिक्कत, तो आप अपने ग्राफ को और नीचे ले जा रहे हैं।
अब आप ये समझिए कि आपने एक्सपेक्टेशन खुद की यहां पर सेट करी थी कि यार मेरे को ये चीजें चाहिए, तो यार उसके लिए एफर्ट्स भी तो लगेंगे ना उस लेवल के, नहीं लगेंगे क्या? और अगर उस लेवल के एफर्ट चाहिए, वो आपको सबको पता है, क्योंकि देखो भाई कोई बच्चा यहां से इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई यहां से इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है, सबको अपना लेवल पता है कि यार मेरे को ये चीजें और करनी चाहिए तभी मेरा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा इस साल भी। रियलिटी है यार, है ना? तो अब कोई बच्चा यहां से सोचे यार मेरे को इतना बड़ा जंप चाहिए था और मैं आज क्या कर रहा हूं, कोई बच्चा यहां पर हो कि बिल्कुल जस्ट पास हो कि यार थोड़ी सी मेहनत कर रहा है और वो मेहनत कम कर रहा है, उसको समझ आएगी यार हम सभी के पास थोड़े थोड़े से गैप्स हैं, उसको फुलफिल करना है। और अगर आज आप अपने आप से झूठ बोल दें कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मेरे पास तो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम, मेरे पास तो वो प्रॉब्लम, बेटा समय निकल जाएगा और ये एक्सपेक्टेशंस ही रह जाएंगी, आपका ग्राफ यहां रह जाएगा जो आपको रियलिटी में अभी मिल रहा है, और वो उसके लिए आपने ड्रॉप नहीं लिया था। ठीक है, उसके लिए आपने ड्रॉप नहीं लिया था। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि ये जो भी ग्राफ जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। आप कभी भी एक चैप्टर को जैसे समझा है उसको उसी के जैसे दूसरा चैप्टर नहीं समझेंगे, ये सभी के साथ होगा। आप इसको अपने पर्सनल मत लीजिए कि सर मेरी तैयारी खराब हो रही है। बहुत बच्चे हैं जिसके लिए कुछ ना कुछ खराब हो रहा होता है, मेजॉरिटी बच्चे हैं भाई। तुम टॉप 1000 बच्चों को, टॉप 500 बच्चों को बस निकाल दो, मैं लिटरली बता रहा हूं, टॉप 500 बच्चों को निकाल दो, बाकी सारे बच्चे किसी को भी उठा के पूछ लेना, उनको कहीं ना कहीं तो मेजर दिक्कत रही होगी प्रिपरेशन में। ठीक है, 500 की भी अपनी दिक्कत है, लेकिन 500 के बियॉन्ड सिलेबस ना कंप्लीट हो पाना, रिवीजन ना हो पाना, कुछ टॉपिक छूट जाना, कुछ टॉपिक नहीं समझ आना, ये सबके साथ होता है। तो ये आपके साथ भी हो रहा है। अब बात यह है कि उस भीड़ से आपको कौन सी चीज डिफरेंशिएट करेगी, कौन सी चीज आपको अलग करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट्स है। आप चुपचाप तरीके से अपने एफर्ट्स लगाइए। और बेटा उस दिन को याद रखना जिस दिन आपने ड्रॉप लेने का सोचा था और आज आप कहां पर हैं। आपने अपने आप को नीचे क्यों पुल किया, बताइए। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा तो अब कई बच्चे मायूस हो जाएंगे कि सर मेरे को बुरा लग रहा है। बुरा लगने की बात नहीं है, बात यह है कि आप बुरा लगने के बाद क्या कर रहे हैं। आप बुरा लग रहा है, कुछ दिन तक, थोड़ी देर तक डिमोटिवेटेड फील करा, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, ये नहीं होता भाई। रियल लाइफ में आपको स्ट्रगल्स आएंगे और आपको जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो आपको हमेशा माइंडसेट सॉल्यूशन वाला होना चाहिए। यार इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता क्या है। और अगर आप सभी लोग यहां पर देखें कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जब आप सॉल्यूशन सोचना स्टार्ट करेंगे और कदम चलाना स्टार्ट करेंगे तभी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं, दीज आर ब्लैक होल्स बेटा, हमेशा ही रहेंगे और हमेशा आपको अपने साथ ही खींचते चली जाएंगी नीचे की तरफ, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जितना ज्यादा आप अपना रिवीजन टाइम निकाल पाए उतना रिवाइज करिए, क्योंकि मिड ऑफ द सेशन में मैं हमेशा बताता हूं, स्टार्टिंग वाले पार्ट में सभी को मोटिवेशन रहता है, सिलेबस कुछ पीछे का पढ़ना नहीं है, सिर्फ आगे का पढ़ना है, तो सारे के सारे भग रहे होते आगे। टीचर पीछे है, स्टूडेंट आगे भाग रहा है, मैं ये भी पढ़ लेता हूं, मैं ये भी पढ़ लेता हूं। मिड ऑफ द सेशन में आके अब क्या होता है कि आपको पीछे का रिवाइज करना है और आगे का और प्रेजेंट का पढ़ना है। बच्चों को मौत यहां से आनी स्टार्ट होती है और मिड ऑफ द सेशन हमारा स्टार्ट हो ही रहा है। मिड ऑफ द सेशन में ही हम लोग बीच सिलेबस के बीच में आ चुके हैं। ये मिड ऑफ द सेशन, एंड में अब जो पढ़ता चला जाता है, रिवाइज करता चला जाता है, एंड ऑफ द सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन रह जाता है और फिर टेस्ट होते हैं। अब बात यह है कि जिस बच्चे ने अपने मिड ऑफ द सेशन को संभाल लिया उसने सब कुछ संभाल लिया। मिड ऑफ द सेशन, यहां पर जितना आप स्टबन बन के पढ़ाई कर सकते हैं, जितना जिद्दी बन के पढ़ाई कर सकते हैं, जितना सनकी बन के पढ़ाई कर सकते हैं, यहां घिस लो। नवंबर दिसंबर के बाद, मिड ऑफ द दिसंबर के बाद यू विल बी रिलैक्स्ड, बिलीव मी, आप काफी ज्यादा रिलैक्स होंगे, क्योंकि मिड ऑफ द सेशन में पीछे भी रिवाइज करना है, प्रेजेंट का भी पढ़ना है, आगे का भी सोचना है, टेस्ट भी देने। यही स्ट्रगलिंग पार्ट है, यहीं पर बच्चा पीछे छूटता है बेटा, और कुछ ही बच्चे आखिरी तक पहुंचते हैं, यही है बस। और जो आपका राइट नाउ मोमेंट है, इसमें आप जितना सनकी थे कि भाई मेरे को वो चाहिए, प्रूव इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको डिसिप्लिन की दिक्कत है, आपको कंसिस्टेंसी की दिक्कत है, आपको डिमोटिवेशन है, तो याद करिए आपने किस चीज के लिए ड्रॉप लिया था। और अगर
वो चीज आपको सही में चाहिए तो एफर्ट्स आपको ही लगाने पड़ेंगे, किसी और के एफर्ट से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मेरे एफर्ट से हो सकता है कुछ बेनिफिट हो, लेकिन मेजॉरिटी बेनिफिट आपके एफर्ट से ही आने वाला है। क्लियर? और आपको लगे कि सर सवाल नहीं हो रहे, मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूं, दिस इज द पार्ट। जिस दिन आपने इस चीज से लड़ना छोड़ दिया कि यार सवाल नहीं हो रहे, मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं, इस चीज से लड़ना ही छोड़ दिया ना, बिलीव में आप बहुत शांति से पढ़ पाएंगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा। आपको यह मानना पड़ेगा कि यार कुछ सवाल नहीं होंगे, उनको मैं सीखूंगा कि वो कैसे हों। बस आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, जजमेंटल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए पढ़ाई करते समय। टेस्ट में आप अपने आप को एनालाइज करें, उसमें भी लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि यार ये चीजें मेरे को और सुधारनी चाहिए थी। इसी को कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। आप दूसरे से कंपेयर करते हैं, आप इससे कंपेयर करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, ऐसे तैयारी नहीं होती। पूरे अगर देखा जाए 14 लाख 13 लाख बच्चों में से जो 12-13 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे को अगर हटा दें, 12-13 लाख बच्चे इसी भीड़ में ही खत्म हो जा रहे हैं। अपने पर इन्वेस्ट करो बेटा टाइम, ठीक है।